अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। अच्छा, हम डेफिनेशंस देख रहे थे फेडरल एक्साइज एक्ट की और आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। लास्ट वीडियो के अंदर हम 8C तक पहुंचे थे जिसमें ड्यूटीएबल सप्लाईज़ के बारे में डेफिनेशन मौजूद थी। अब हम कंटिन्यू करते हैं 8D से। 8D हमें बताता है ड्यूटीएबल सर्विसेज means all excisable services specified in first schedule except those which are exempt under section 16 of the act। यहाँ पे ड्यूटीबल सर्विसेज के बारे में सेम बात कहता है कि वो तमाम सर्विसेज जो कि फ़र्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड हैं, स्पेसिफाइड हैं, वो सब ड्यूटीबल सर्विसेज के डेफिनेशन में आती हैं एक्सेप्ट दोज विच आर एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 16। और सेक्शन 16 के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं जिसके अंदर सेक्शन 16 में एग्जेम्पशंस के बारे में है, उनके अलावा जितनी भी सर्विसेज होंगी जो फॉल करेंगी फर्स्ट शेड्यूल में, उनको हम ड्यूटीएबल सर्विसेज कहेंगे। 9 हमें बताता है ड्यूटी के बारे में। ड्यूटी मीन्स एनी सम पेएबल अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी और द रूल्स मेड देयर अंडर एंड इंक्लूड्स द डिफ़ॉल्ट सरचार्ज एंड द ड्यूटी चार्जेबल एट द रेट ऑफ 0%। ड्यूटी का मतलब है कि जो हमें सम अमाउंट इस प्रोविज़न या इस एक्ट के तहत पे करना होगा उसको हम ड्यूटी कहेंगे। इस एक्ट के थ्रू या इस रूल्स के थ्रू जो मैं आपको बता चुका हूँ, फेडरल एक्साइज रूल्स भी हैं मेड देयर अंडर एंड इंक्लूड्स द डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। सेक्शन 8 हमें डिफ़ॉल्ट सरचार्ज के बारे में बताएगा, बट टू बी स्पेसिफिक फॉर दिस डेफिनेशन ड्यूटी का मतलब है कि वो अमाउंट जो हमें इस एक्ट के लिए पे करना है और उसके अलावा डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और द ड्यूटी चार्जेबल एट द रेट ऑफ 0%। अब देखें जो ड्यूटी 0% पे चार्ज हो रही है वो कैसे ड्यूटी बनेगी। देयरफॉर इसका तरीका ये है कि ज़ीरो रेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए एक अलग प्रॉपर सेक्शन मौजूद है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि ज़ीरो रेटेड जो गुड्स हैं हमारी उसके अंडर यहाँ पे फेडरल एक्साइज एक्ट कहता है कि कुछ डिडक्शंस अलाउड हैं फ्रॉम ज़ीरो रेटेड गुड्स में से। तो जब डिडक्शन अलाउड करते हैं तो हमारे पास एक फ़िगर आएगा फिगर ऑफ रिफ़ंड, तो वहाँ पे जो अमाउंट आएगा तो वो ऑटोमेटिकली ड्यूटी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। देयरफॉर 0% अगर हम किसी भी अमाउंट पे लगाएंगे तो इफेक्टिवली हमारे पास रिजल्टेंट तो ज़ीरो ही आएगा, लेकिन यहाँ पे ड्यू टू सम प्रोविजंस हमारे पास रिफ़ंड आ जाता है ज़ीरो रेटेड गुड्स के अंदर। 9A हमें बताता है ड्यूटी ड्यू। ड्यूटी ड्यू मीन्स ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाईज मेड और सर्विसेज प्रोवाइडेड और रेंडर्ड ड्यूरिंग अ मंथ एंड शेल बी पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। ड्यूटी ड्यू मीन्स कि जो सप्लाईज के अगेंस्ट हमारी ड्यूटी बन रही है, जितना हमारा टैक्स बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी, वो हमें पे करना है प्रोवाइडेड और रेंडर्ड ड्यूरिंग द मंथ एंड शेल बी पेड एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मतलब कि रिटर्न के अंदर जो हमारा टोटल अमाउंट बन रहा है, जो सम बन रहा है, वो हमारा ड्यूटी ड्यू होगा। इट मीन्स कि इतना अमाउंट हमें पे करना है। 10 पे आता है हमारे पास इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड्स एन अंडरटेकिंग फर्म और कंपनी वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड एन इंडिविजुअल। यानी कि कुछ ऐसी अंडरटेकिंग्स होती हैं, कुछ फर्म्स हैं या कंपनीज़ हैं, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब कि वो अभी तक इनकॉर्पोरेट हुई हैं या नहीं हुई, एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन एंड एन इंडिविजुअल। इस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जितने भी डिफरेंट नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं वो इसने इंक्लूड कर दिए और इनको कम्युलेटिवली इस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया। डेफिनेशन 11 हमें बताती है फैक्ट्री। फैक्ट्री मीन्स एनी प्रेमिसेस इंक्लूडिंग द प्रीसेंट्स देयर ऑफ wherein or in any part of which goods are manufactured or wherein or in any part of which any manufacturing process connecting with the production of goods is being carried on or is ordinarily carried on। इन अ नटशेल देखें तो फैक्ट्री का मतलब है कि कुछ ऐसी प्रेमिसेस हों, कुछ ऐसी एरिया हो जहाँ पे कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर हो रही हों, ठीक है, इन एनी पार्ट ऑफ विच, ठीक है, या तो उस पूरे एरिया के अंदर या उस प्रीमिसेस के अंदर गुड्स बन रही हो या उसके किसी पार्ट में बन रही हो या उसके अंदर कुछ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो। इसका मतलब प्रोसेस का मतलब ये होता है कि कुछ गुड्स ऐसी होती हैं कि जो कम्प्लीटली एक पर्टिकुलर प्रीमिसेस के अंदर नहीं बन रही होती,
उनका कुछ पार्ट किसी जगह बन रहा होता है, कुछ पार्ट किसी जगह बन रहा होता है। तो देयरफॉर अगर किसी एक जगह पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी कंडक्ट किया जा रहा है ना विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, तो वो एरिया भी हमारा फैक्ट्री के एम्बिट में आ जाएगा, वो डेफिनेशन में आ जाएगा। और फिर लास्ट में क्या रहता है, और इज़ ऑर्डिनरीली कैरिड ऑन, मतलब कि वहाँ पे ऑर्डिनरीली ये काम किया जाता हो तो वो उसको फैक्ट्री कहेंगे। ऑर्डिनरीली से मतलब है कि वन ऑफ नाउ, लेकिन वो ऑर्डिनरीली किया जाता हो। डेफिनेशन 12 हमारे पास आती है, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू मीन्स एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड एज द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन 29 or any person including an official of provincial government is entrusted by the board with any of the powers of an officer of inland revenue under this act or rules made thereunder। ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू मतलब कि कोई ऐसा पर्सन जिसको बोर्ड ने अपॉइंट किया हो एज ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अंडर सेक्शन 29। एंड सेक्शन 29 जो है हमें कुछ ऑफिसर्स के बारे में बताएगा, तो उसने यहाँ वहाँ रेफ़र किया है। लेकिन फॉर दी पर्पज़ ऑफ दिस डेफिनेशन, ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसको फेडरल बोर्ड ने अपॉइंट किया हो एज ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू, उसको हम ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ही समझेंगे। और एनी पर्सन इंक्लूडिंग एन ऑफिसर ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, मतलब कि अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कोई पर्सन अपॉइंट करती है, ठीक है, इंटरेस्टेड बाय द बोर्ड मीन्स के बोर्ड की मशावरत से, तो बोर्ड को एतमाद में लेते हुए, तो उसको भी हम ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू कहेंगे। 12A हमारे पास आता है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। फ्रेंचाइज मीन्स एन अथॉरिटी गिविंग बाय अ फ्रेंचाइजर अंडर विच द फ्रेंचाइजी इज कॉन्ट्रेक्चुअली और अदरवाइज ग्रांटेड एनी राइट टू प्रोड्यूस, मैन्युफैक्चर, सेल और ट्रेड इन और डू एनी अदर business activity in respect of goods or to provide services or to undertake any process identified with the franchisor against a fee or consideration including royalty or technical fee, whether or not a trademark, service mark, trade name, logo, brand name or any such representation or symbol as the case may be is involved। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ एक से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व है, मैं आपको समराइज़ करके इसको समझा देता हूँ। फ्रेंचाइज़ का मतलब ये है कि एक फ्रेंचाइज़र है मिस्टर ए या कंपनी ए ने कंपनी बी फ्रेंचाइजी को कुछ अथॉरिटी देते हैं। वो अथॉरिटी किस वजह से, कॉन्ट्रेक्चुअली और अदरवाइज ग्रांटेड एनी राइट टू प्रोड्यूस, मतलब कि कुछ प्रोड्यूस करने का उसको राइट दे दिया, कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने का राइट दे दिया, कुछ सेल करने का राइट दे दिया, और ट्रेड इन। ट्रेड इन मीन्स के वो उसको सेल या बाय कर सकता है, ठीक है, दोनों चीज़ें कर सकता है। और डू एनी अदर बिजनेस एक्टिविटी, और कोई और दूसरी बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और टू प्रोवाइड सर्विसेज। इसमें दोनों चीज़ें आ सकती हैं, फ्रेंचाइज में सर्विसेज भी आ सकती हैं और गुड्स भी आ सकती हैं। और टू अंडरटेक एनी प्रोसेस आइडेंटिफाइड विद द फ्रेंचाइजर, और इन दोनों चीज़ों के अलावा, गुड्स और सर्विसेज के अलावा, कोई और दूसरा प्रोसेस भी हो सकता है आइडेंटिफाइड विद द फ्रेंचाइजर अगेंस्ट अ फी, मतलब कि उस प्रोसेस के अगेंस्ट फ्रेंचाइजर से फ्रेंचाइज़र को फ़ी भी प्रोवाइड कर सकता है, वो फ़ी भी दे सकता है, कंसिडरेशन इंक्लूडिंग रॉयल्टी, मतलब कि उस प्रोसेस को कंडक्ट करने के अगेंस्ट जो रेवेन्यू होगा उसमें से कुछ परसेंटेज वो फ्रेंचाइज़र को देगा, दैट इज़ कॉल्ड रॉयल्टी। रॉयल्टी और टेक्निकल फ़ी उस केस में दी जाती है कि जब कोई ऐसा प्रोसेस हो कि जिसके ऊपर आपको कंसल्टेशन चाहिए हो फ्रॉम द ओरिजिनेटर, मतलब कि जो उसका ओरिजिनेटर होता है उसको ज़्यादा उस चीज़ के बारे में मालूम होता है, तो उससे जो आप कंसल्टेशन लेते हैं उसके अगेंस्ट टेक्निकल फ़ी उसको हम पे ऑफ कर रहे होते हैं। देयरफॉर अगर टेक्निकल फ़ी भी हम ले रहे हैं तो वो भी हमारे डेफिनेशन का पार्ट बनेगी। वेदर और नॉट अ ट्रेडमार्क, लाजमी नहीं कि वो ट्रेडमार्क हो, सर्विस मार्क हो, ट्रेड नेम हो, लोगो हो, ब्रांड नेम हो, और एनी सच रिप्रेजेंटेशन और सिंबल एज द केस में बी इज इन्वॉल्व। डेफिनेशन 13 हमें बताती है, गुड्स मीन्स गुड्स लिवायबल टू एक्साइज ड्यूटी अंडर दिस एक्ट और एज स्पेसिफाइड in first schedule and includes goods manufactured or produced in non-tariff area and brought for use or consumption to tariff area। quite straightforward definition है कि मतलब कि वो तमाम गुड्स लेवेबल टू एक्साइज ड्यूटी जो कि एक्साइज ड्यूटी के एम्बिट में आती हैं, वो उनको हम गुड्स कहेंगे एज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। अब तक आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि फर्स्ट शेड्यूल हमें बताता है कि वो तमाम गुड्स और सर्विसेज जिनके ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगा, एंड इंक्लूड्स गुड्स मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस इन नॉन टैरिफ एरिया। नॉन टैरिफ एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे बेसिकली आपका फेडरल एक्साइज एक्ट नहीं लग रहा होता, टैक्सेस नहीं लग रहे होते, टैरिफ्स नहीं लग रहे होते,
तो अगर वहाँ पे कुछ गुड्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होती हैं और उनको ब्रॉड फॉर यूज़ इन कंजम्पशन इन टैरिफ एरिया, मतलब कि जो टैरिफ एरियाज़ के अंदर लेकर आया जा रहा है उनको किस काम के लिए, अब यूज़ के लिए या कंजम्पशन के लिए, तो उसके वो भी गुड्स के एम्बिट में आ जाएंगी, गुड्स की डेफिनेशन के अंदर आ जाएंगी। जब तक वो नॉन टैरिफ एरिया के अंदर रहेंगी वो गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आएंगी। 14 हमें बताता है गुड्स इंश्योरेंस। गुड्स इंश्योरेंस में इंक्लूड फायर, मैरीन, थेफ्ट, एक्सीडेंट एंड अदर सच मिसलिनियस इंश्योरेंस। ये बहुत क्वाइट सिंपल है, तो इसमें ऐसा कोई डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। 15 import and export means respectively bringing into and taking out of by sea, land, air and shall be deemed to have always been so defined. import का मतलब है या तो पाकिस्तान में कोई चीज़ दरामद हो या बरामद हो, किस तरीके से, बाय सी समंदरी रास्ते के ज़रिए, लैंड ज़मीनी रास्ते के ज़रिए, और एयर एंड शैल बी डीम टू हैव ऑलवेज बीन सो डिफाइंड। ठीक है, इस अगर कोई इस तरह की चीज़ होगी तो ऑटोमेटिकली वो हम उसको समझेंगे कि ऑलवेज बीन सो डिफाइंड मीन्स कि वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है काइबोर 15A। काइबोर मीन्स कराची इंटर बैंक ऑफर रेट प्रिवेलेंट ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब कि जो बैंक्स के दरमियान एक इंटर बैंक ऑफर रेट होता है, आपस में वो ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो उसको इन शॉर्ट हम काइबोर कहते हैं। इस तरीके से इंटरनेशनली लाइबोर जो है वो मशहूर है, लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, और पाकिस्तान में काइबोर मशहूर है। मशहूर इन टर्म्स के जिसकी जो ट्रेडिंग हमारे पास हो रही होती है वो काइबोर में हो रही होती है, वो एक हमारा बेंचमार्क रेट है, और कुछ वेरिएबल इंटरेस्ट जो हम लोगों को मिल रहे होते हैं वो काइबोर प्लस सम बेसिस पॉइंट हो रहे होते हैं। देयरफॉर काइबोर फॉर बीइंग रेलेवेंट और स्पेसिफिक, काइबोर का यहाँ पे मतलब है कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। और किस दिन का, फर्स्ट डे ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 जुलाई से और एंड होता है नेक्स्ट ईयर के 30 जून को। सही। और फिर इसके बाद हमारे पास आता है 16th मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर इंक्लूड्स एनी प्रोसेस इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द कंप्लीशन ऑफ अ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ओके, ए के अंदर ये बताता है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस इंसिडेंटल और एंसिलरी मीन्स के कनेक्टेड हो, रेलेवेंट हो टू द कंप्लीशन ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट के कंप्लीट होने से रिलेटेड कोई भी प्रोसेस से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो तो उसको मैन्युफैक्चर कहेंगे। उसके बाद बी कहता है एनी प्रोसेस ऑफ री मैन्युफैक्चर, री मेकिंग, री कंडीशनिंग और रिपेयर एंड द प्रोसेस ऑफ पैकिंग और री पैकिंग सच प्रोडक्ट एंड इन रिलेशन टू टबैको includes the preparation of cigarettes, cigars, cheroots, birris, cigarette and pipe or hookah tobacco, chewing tobacco or snuff, or preparation of unmanufactured tobacco by drying, cutting and threshing of raw tobacco, and the word manufacturer shall construed accordingly and shall include। अच्छा, यहाँ तक आप पहले इस डेफिनेशन को समझ लें। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफाई कर देता है वो सिगरेट्स, क्योंकि एक बेसिकली सिगरेट्स जो है ना एक ह्यूमन हेल्थ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। देयरफॉर सिगरेट्स ऑल्दो लीगल हैं लेकिन उनका जो इफ़ेक्ट है, उनकी कंजम्पशन का जो इफ़ेक्ट है वो नेगेटिव है। देयरफॉर यहाँ पे सिगरेट्स के बारे में, सिगार्स के बारे में और लाइक वाइज चीज़ों के बारे में ये स्पेसिफाई बताता है कि कोई भी ऐसा प्रोसेस कि जिसमें री मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो, री मेकिंग, रिकंडीशनिंग हो रही हो या रिपेयर हो रही हो, एंड द प्रोसेस ऑफ पैकिंग और रीपैकिंग, मतलब पैकिंग हो या रीपैकिंग हो, वो सब मैन्युफैक्चर के एम्बिट में आएगा, डेफिनेशन के अंदर आएगा। उसके बाद ये कहता है इंक्लूड्स द प्रिपरेशन ऑफ सिगरेट्स, क्योंकि सिगरेट्स की प्रिपरेशन भी एक काफ़ी प्रोसेस से होकर गुजर रही होती है, तो देयरफॉर उसने सब तमाम चीज़ों को कवर किया है। सिगरेट्स के अलावा ये सिगार्स, चिरूट्स, बीरीज, सिगरेट एंड पाइप और हुक्का टोबैको, च्यूइंग टोबैको और स्नफ और प्रिपरेशन ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको। यहाँ तक कि जो अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको की प्रिपरेशन है किस तरीके से, बाय ड्राइंग, कटिंग एंड थ्रेशिंग ऑफ रॉ टोबैको, ये तमाम तर चीज़ें मैन्युफैक्चर के डेफिनेशन में फॉल करेंगी। उसके बाद इसका जो डेफिनेशन का सेकंड पार्ट है वो है कि एंड द वर्ड मैन्युफैक्चरर। अभी तक हम सिर्फ एक मैन्युफैक्चर की बात कर रहे थे, ठीक है, आप काइंडली इसको नोट कीजिएगा कि मैन्युफैक्चर की बात कर रहे थे। अब हम देखेंगे द वर्ड मैन्युफैक्चरर शैल बी कंस्टिट्यूट अकॉर्डिंगली एंड शैल इंक्लूड। अब हम जो लिस्ट देख रहे हैं वो मैन्युफैक्चरर्स हैं। एनी पर्सन हु एम्प्लॉयज़ हायर्ड लेबर इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स, मतलब कि कोई भी ऐसा पर्सन
जो कि हायर्ड एम्प्लॉइज़, हायर्ड लेबर जो होते हैं जिनको हायर किया जाता है, एक तो होते हैं परमानेंट, एक होते हैं हायर्ड लेबर इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स। उसके बाद एनी पर्सन हु एंगेजेस इन द प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स ऑन हिज ओन अकाउंट इफ सच गुड्स आर इंटेंडेड फॉर सेल, यानी कोई ऐसा पर्सन हु एंगेजेस इन द प्रोडक्शन ऑन हिज ओन अकाउंट, मतलब कि वो खुद भी अगर इन्वॉल्व है प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चर में ऑफ गुड्स में, तो वो एक मैन्युफैक्चरर है। इफ़ सच गुड्स आर इंटेंडेड फॉर सेल, मतलब कि अगर उन गुड्स को प्रोड्यूस इसलिए किया जा रहा है या मैन्युफैक्चर इसलिए किया जा रहा है कि वो आगे सेल होंगे, ठीक है, तो वो भी मैन्युफैक्चरर कहलाएगा। any person who, whether or not he carries out any process of manufacture himself or through his employees or any other person, gets any process of manufacture and carried out on his behalf by any person who is not in his employment। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि एनी पर्सन हु वेदर और नॉट ही कैरीज आउट एनी प्रोसेस, मतलब कि वो खुद कैरी करता है या नहीं करता ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हिमसेल्फ और थ्रू हिज एम्प्लॉयज़ और एनी अदर पर्सन। कुछ हमारे पास इस तरह की भी आप लोगों ने सुना होगा कि टोल मैन्युफैक्चरिंग होती है, जिसके अंदर प्रोडक्ट किसी की होती है, वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और जो टोल मैन्युफैक्चरर होता है वो इस रॉ मटेरियल लेने के बाद सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होता है। मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसके पास रॉ मटेरियल अपना नहीं होता टोल मैन्युफैक्चरर का, लेकिन वो एक प्रोसेस का पार्ट होता है। देयरफॉर ना वो गुड्स को ओन करता है जो कि वो मैन्युफैक्चर करता है, ना कि वो रॉ मटेरियल को ओन करता है, लेकिन वो एक प्रोसेस का पार्ट होता है। तो वो जो प्रोसेस का पार्ट बन रहा है तो भी वो मैन्युफैक्चरर की डेफिनेशन में फॉल करेगा। तो हम इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ते हैं कि एनी पर्सन हु वेदर और नॉट ही कैरीज आउट एनी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर हिमसेल्फ और थ्रू हिज एम्प्लॉयज़ और एनी अदर पर्सन गेट्स एनी प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर कैरिड आउट ऑन हिज बिहाफ बाय एनी पर्सन हु इज़ नॉट इन हिज एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अब क्या है कि मिसाल के तौर पर मिस्टर ए हैं जिनके पास रॉ मटेरियल है, वो मिस्टर बी को जो ना अपना रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, उनसे कहते हैं कि आप मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मुझे ये मेरा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके वापस करें। देयरफॉर कि मिस्टर ए ऑल्दो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, लेकिन और ना जिसको वो दे रहे हैं वो उनके एम्प्लॉयमेंट के अंदर है, क्योंकि इस तरह के नॉर्मल जो काम होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की बेसिस के ऊपर होते हैं, परमानेंट बेसिस पे नहीं होते। देयरफॉर वो इसका एम्प्लॉय भी नहीं है। लेकिन ये जो पूरा एक सर्कल चला है, इसके अंदर मिस्टर ए ऑटोमेटिकली इस डेफिनेशन का पार्ट बनेंगे और वो मैन्युफैक्चरर कहलाएंगे। Provided that any person so dealing in goods shall be deemed to have manufactured for all purposes of this act such goods in which he deals in any capacity whatever, मतलब कि इस तरह की डीलिंग्स के अंदर गुड्स के अंदर शैल बी डीम टू हैव मैन्युफैक्चर्ड, मतलब कि उसको इस तरह ट्रीट किया जाएगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसने खुद मैन्युफैक्चर्ड किए हैं फॉर ऑल पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, मतलब कि इस एक्ट के अंदर मैन्युफैक्चरर के ऊपर जो भी प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं वो तमाम तरह प्रोविजंस उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। सच गुड्स इन विच ही डील्स इन दिस कैपेसिटी, मतलब कि वो किसी भी कैपेसिटी के अंदर उन गुड्स को मैन्युफैक्चर करवाता है, आया खुद करता है या वो टोल मैन्युफैक्चरिंग करवाता है, तो वो खुद भी मैन्युफैक्चरर कराएगा और उसके ऊपर जो तमाम प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे।